अस्सलाम वालेकुम गुलीराज मैं मरूची सेगमेंट में शुमारा दुरुस्ता वशत कना गुस्तगे रोचा जैसे मैं बजट सूबाई बलोचिस्तान जैसे बजट पेश कनक बुतक शाम वाहदा जबकि ये 11 बजे जैसे इजलास कनेंगे बुता इजलास ताखीर बुगे सबबा बजट भी ताखीर अच्छे पेश कनक बुता इंतहाई ताखीर पद के जब वादी बजट पेश कनक बुता बजट तो का जैसे जमर का जई साहब इंजीनियर साहब जैसे पेश कोता बुता बजट मरूची में डिस्कस करी मारा ज्वाइन कोता सरदार पोपल जई साहबा शौकत पोपल जई साहब जैसे माहिर माशिया थे आइए कि रकम बजट शर्रिय ची समझी PSDP ची ये PSDP मद्दा चिचो रकम एर कनक होता इधर कुजा हर्चो दर्चवा और जैसे नॉन डेवलपमेंट फंड्स आ कुजा जैसे खर्च भी थी और जो कि बजट खसारा गोशक हुआ गए जमर का जक जई साहबा गोश्ता होता कि खसारा इस साल जैसे दुरुस्त ची कम में आ ये फ़ायदा ची भी और अगर मारा NFC अवार्ड मद्दा या ई देगे फॉरेन फाइनेंसिंग के जैसी मद्दा जर नरसा गोड़ा ई साले जो बजट साल 2023-24 एक को जा स्टैंड का वशत कनी मैं जैसे गेस्ट आई जैसे उमा गपुत्रान कनी आई नहीं मगर अस्सलाम वालेकुम सरदार साहब। वालेकुम अस्सलाम। सरदार साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका कीमती वक्त देने के लिए। सर जैसे कि हम कल का बजट देखते हैं कहा गया कि इस साल जो है खसारा सबसे ज़्यादा कम खसारे वाला बजट बनाया गया है जैसे कि इंजीनियर साहब ने कहा था जमर का जगजई साहब ने इसका क्या फ़ायदा होगा और ओवरऑल बजट को आप कैसे देखते हैं ये 750 अरब रुपए का जो बजट पेश किया गया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक तो ये कि इसमें कोई शक नहीं है कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट प्रेजेंट प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो है इन्होंने बजट का लेआउट ऐसा दिया जो डेवलपमेंट ओरिएंटेड है, लेकिन बजट प्राइमरली फिर फेडरल रिसीट्स के ऊपर डिपेंड कर रहा है और लास्ट ईयर भी ऐसा ही हुआ कि फेडरल गवर्नमेंट ने जो रिलीज़ करने से वो नहीं किए जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट की रिक्वायरमेंट है जिसमें PSDP स्पेंडिंग भी है और जो गवर्नमेंट के डेवलपमेंट प्रोग्राम है वो फिर या स्लो पेस पे चले जाते हैं या बंद हो जाते हैं। जो प्रोविंशियल अपनी रिसीट है वो इतनी ज़्यादा नहीं है और दूसरा ये कि इस दफ़ा प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने इन्वेस्टमेंट को प्रमोट करने के लिए कुछ मज़ीद टैक्स इंसेंटिव दिए हैं। इसका मतलब है कि प्रोविंशियल रिसीट और कम हो जाएगी तो मैं समझता हूँ कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट को चाहिए कि वो अल्टरनेट रेवेन्यूज़ जो है वो उसको देखें और अल्टरनेट रेवेन्यूज़ को जनरेट करें। जैसे मिनरल रिसोर्सेज हैं और एग्रीकल्चर में नो डाउट इतना नहीं होगा, लेकिन अगर उसको वैल्यू ऐड करेंगे प्रोविंशियल गवर्नमेंट को ये चाहिए कि इकोनॉमिकली जितनी जल्दी जो इकोनॉमिक सेक्टर्स हैं उनको वैल्यू ऐड करने की कोशिश करें, जिसमें सबसे बड़ा मिनरल है वो वैल्यू ऐड दूसरे सूबों में आके होता है, जैसे सिंध में आके होता है वैल्यू ऐड, तो वो अपने सूबे में जब करेंगे तो उनको वहाँ से टैक्स का फ़ायदा होगा, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ होंगी। तो इन चीज़ों को देखना होगा। ओवरऑल अगर आप देखें फिर भी मैं ये नहीं कह सकता कि इवन बजट है 49 बिलियन तो फिर भी डिफिसिट है वो एक अच्छा खासा डिफिसिट है, कोई कम डिफिसिट नहीं है, तो उसको पूरा करना होगा। दूसरा अंडर 18th अमेंडमेंट प्रोविंशियल गवर्नमेंट फुल इख्तियार रखती है कि वो अपने लिए फॉरेन बोरिंग करे, फॉरेन असिस्टेंस मांगे, तो ये एक बड़ा वीक एरिया है कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो है वो इसमें आगे नहीं बढ़ती और इस एवेन्यू का नहीं देखती। अब इसकी मुझे नहीं पता क्या पॉलिटिकल इनकम्पिटेंसी है या ब्यूरोक्रेटिक पॉसिबिलिटीज़ नहीं है, लेकिन इनको वो एवेन्यू देखने होंगे। अभी देखें 1 महीना हो गया इस बात को कि वर्ल्ड बैंक ने कोई 250 मिलियन डॉलर्स अनाउंस किए फ्लड रिलीफ उसके लिए, तो इसी तरह आप और एवेन्यूज़ को देख सकते हैं। नहीं अभी अगर हम देखें कि जो अचकजई साहब ने बताया फॉरेन फाइनेंसिंग विल ऐड 39 बिलियन, यानी ये इस तरफ जा रहे हैं फॉरेन फाइनेंसिंग। क्या आप इसी फॉरेन फाइनेंसिंग की बात कर रहे हैं? नो ये फॉरेन फाइनेंसिंग है जो ऑप्शनल आएगी, ऑप्शनल है। एक तो आपको लेनी है, आपको दुनिया को अपनी रिक्वायरमेंट बतानी है, मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशंस हैं या कंट्रीज हैं उनसे आपको हेल्प लेनी है, वो बतानी होगी, वो इंटायरली डिफरेंट है इससे।
सर इसके अलावा आपसे जानना चाहूँगी कि इन्होंने बताया है कि कुल जो जारी तरक्याती स्कीम की तादाद है वो 4,721 है, जिसपे 170 अरब से ज़्यादा रखे गए हैं, और जो नई तरक्याती स्कीम है वो 5,068 तक है, जिसकी 58 बिलियन से भी ज़्यादा रकम रखी गई है। तो जो नई स्कीम्स हैं उन पे कम पैसे रखे गए, और जो पिछली स्कीम्स हैं जो कि अगर हम कहें कि आधी अधूरी रह गई उन पे ज़्यादा रकम रखी गई है। तो फिर यही मुमकिन है कि जो इस साल बजट नए में ऐड हुए हैं अगले साल दोबारा इन पे ज़्यादा पैसे खर्च हुए, तो क्या ये बजट लैप्स की तरफ जा रहा है? मैं समझता हूँ कि बिल्कुल लैप्स हुआ होगा। पूरे गवर्नमेंट ने, प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने पूरे फिगर नहीं दिए, लेकिन लैप्स हुए हैं तो उनको दोबारा रखा गया है ज़्यादा, ताकि प्रोजेक्ट्स पूरे कर सकें। ये भी एक एरिया ऐसा है जो फाइनेंशियली गवर्नमेंट के लिए बड़ी प्रॉब्लम होती है डेवलपमेंट के लिए, कि उनको पूरी कोशिश करनी चाहिए कि स्पीड ऑफ प्रोजेक्ट्स जो है उनको अपनी रेंज में रहना चाहिए, ताकि वो लैप्स ना करें और आने वाले बजट में दोबारा से वो ऐड दोबारा ना आए। अब देखें, अगर वो लैप्स ना करता, वो यूज़ करते, तो फिर ये जो नया इन्होंने लगाया, पुरानों वालों को दिया है, ये नए में ऐड कर सकते थे। जी। तो सरदार साहब, जो बजट लैप्स करता है, सबसे पहले तो मैं चाहूँगी आप व्यूअर्स को ये समझा दें बजट लैप्स होता क्या है, और बजट लैप्स होने की सूरत में जो उसमें फ़ंड्स रखे होते हैं वो कहाँ जाते हैं, ये ज़रा एक्सप्लेन कर दें। और ये जो बजट लैप्स हुए हैं ये क्या उनको फ़ंड्स नहीं मिलते उस वजह से है कि फेडरल से उनको फ़ंड्स नहीं मिले? नहीं, इस वक्त प्रोविंशियल गवर्नमेंट में दो इश्यूज हैं। एक इशू तो कोई शक नहीं है कि फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से जो रिलीज ऑफ फंड था बहुत लो था। आपको पता है लास्ट में पॉलिटिकली चीफ मिनिस्टर ने भी और हमारी दूसरी जो कैबिनेट मेंबर्स हैं उन्होंने भी बड़ा प्रोटेस्ट किया फेडरल गवर्नमेंट से, लेकिन फेडरल गवर्नमेंट ने कहा जी हम कर रहे हैं, वो किया नहीं। दूसरा ये कि हमारी स्पीड ऑफ प्रोजेक्ट जो है, डेवलपमेंट है, वो बहुत स्लो है बलूचिस्तान में। उसका कोई गवर्नमेंट को मैकेनिज्म बनाना होगा कि उसकी स्पीड तेज़ करें, ताकि प्रोजेक्ट्स जो हैं वो अपने टाइम पे मुकम्मल हो सकें। ये ज़रूरी नहीं है कि बजट लैप्स हो गया। अब बजट लैप्स होने का या तो कोई ऐसा रीज़न प्रोविंशियल गवर्नमेंट बताए कि जी अनफॉर्सीन रीज़न है कि हम ये नहीं कर सके, लेकिन जो विजिबल रीज़न नज़र आता है कि वो इनकम्पिटेंसी है कि उन्होंने उसको काम किया नहीं, काम स्लो तो रहा। सर इनकी अकाउंटेबिलिटी कौन करता है कि जो बजट लैप्स हो गए दोबारा से वही प्रोजेक्ट्स नए बजट में ऐड हो रहे हैं? देखिए, तो खुद प्रोविंशियल गवर्नमेंट करती है। प्रोविंशियल असेंबली की कमेटीज़ हैं, वो देखती हैं, प्रोविंशियल गवर्नमेंट देखती है, चीफ मिनिस्टर की अपनी इंस्पेक्शन टीम है, ये तो उन लोगों का काम है। लेकिन जब सारा सिस्टम एक हो तो फिर सब जिम्मेदार हैं इसके ना। एक को बात करें जैसे कि कल बजट पेश किया गया, ऐसे तो लगा ही नहीं कि ऑपोजिशन है, सब खुश हैं। जी जी जी, सब खुश हैं। एक ये भी क्वेश्चन मार्क है बलूचिस्तान असेंबली पर, क्या कोई ऐसे जो है अराकीन मौजूद नहीं है जो एक क्वेश्चन उठाएं बजट पर? हम देखते किसी ने कोई क्वेश्चन नहीं उठाया, सब कुशल मंगल बजट आराम अब से। इसमें एक बड़ी अफसोसुन बात है, और ये मैं इसमें कबात नहीं है मुझे ये बात कहने में, वो ये है कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट में जब फंड्स रिलीज होने का टाइम आता है तो जिस बंदरबांट में जिसको जो कुछ मिलता है वो अपनी ज़ुबान बंद रखता है। वो सूबे के हक में नहीं बोलता, सूबे के हक में आइडियाज़ नहीं देता, सूबे के हक में आर्गूमेंट्स नहीं करता जी। तो ये इनका काम है। आप क्या हमारे असेंबली में, हमारी नेशनल असेंबली में हमारी अच्छी मेंबरशिप नहीं है क्या? सेनेट में हमारे सेनेटर्स नहीं हैं? अगर सेनेट का चेयरमैन बलूचिस्तान से होते हुए कल देखें, हम एज अ बलूचिस्तानी हमें निहायत शर्मिंदगी है जिस किस्म का बिल उन्होंने पास करवाया सेनेट के अंदर। यानी मुल्क के हालात क्या हैं, और वो अपनी ऐसे बिल पास किया शायद कि वो बड़े डेवलप कंट्री में रहते हैं कि अपनी मुराद उस किस्म की लेगी। तो क्या ये सूबे के लिए चीज़ें नहीं कर सकते? बिल्कुल, दिस इज अनफॉर्चुनेट। बिल्कुल सर, हम देखते हैं कि बिलावल साहब ने के एक दफ़ा स्टेज पे जलसे में एक धमकी दे दी, उनके 25 अरब जो है उनके फ़ंड रिलीज़ कर दिए गए, लेकिन यही एक्शन अगर अब्दुल कुद्दूस बेजंजो लेते हैं तो उनको आगे से कोई जवाब ही नहीं मिलता। जैसे कि उन्होंने इक्तिसादी कौंसिल के इजलास से जाने से मना किया, बाइकआउट किया उन्होंने।
उनको कोई यानी आगे से जवाब नहीं मिला, मुस्बत जवाब नहीं मिला। दूसरी जानिब हम देखते हैं कि बिलावल साहब के एक छोटे से कि हम लोग बजट को वोट नहीं करेंगे, इस पर उनके फंड्स जारी कर दिए गए। देखिए ये तो मानने वाली बात है कि अब्दुल कदूस बजिंजो की वो पॉलिटिकल स्ट्रेंथ नहीं है जो बिलावल की पॉलिटिकल स्ट्रेंथ है। पॉलिटिकल स्ट्रेंथ नहीं है, बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन जिस तरह अगर हम देखते हैं 2 असेंबली ऑलरेडी टूटी हुई है, उसके बाद बलूचिस्तान असेंबली की बहुत अहमियत है इस वक्त। अहमियत तो है, लेकिन देखें देयर इज वे आउट। चीफ मिनिस्टर अगर क्वेटा में बैठ के ये बयानबाजी करते रहेंगे तो एडमिनिस्ट्रेटिवली अपनी कमजोरी बता रहे हैं। जाए ना इस्लामाबाद में बैठें, अपने नेशनल असेंबली के मेंबर्स को भी लें, सेनेटर्स को भी लें, वहां जाके अपनी स्ट्रेंथ बताएं, प्रोविंशियल गवर्नमेंट फेडरल गवर्नमेंट पे प्रेशर डालें। वो चीजें करनी, क्वेटा में बैठ के बयानबाजी करनी, वो तो आम आदमी भी करेगा बयानबाजी। तो दे हैव टू फाइंड अ वे आउट के अपने बलूचिस्तान की स्ट्रेंथ बताएं और अपना हक कैसे लेना है वो काम करें। सर ये बजट आने वाले हुकूमत के लिए आप समझते हैं कि प्रॉब्लमेटिक हो सकता है, ये बजट जो पेश किया गया? देखिए डिफिसिट पॉइंट ऑफ व्यू से होगा, फिर अब प्रोविंशियल, अब मुझे नहीं पता इलेक्शन होंगे किस किस्म की गवर्नमेंट आएगी, लेकिन सबसे बड़ी जो इशू होगा गवर्नमेंट को वो प्रीवियस प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट करना, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपको पता है फ्लड को हुए कोई ज़्यादा टाइम नहीं गुजरा, उसकी तबाहकारियाँ आज भी मौजूद हैं, तो उनको रिकवर करना, मेडिकल फैसिलिटीज़ को रिकवर करना, एजुकेशन जो प्रॉब्लम है। अब ये आप देखेंगे जो चीज़ें फेडरल गवर्नमेंट ने की ये उसको कॉपी कर रहे हैं जी। जैसे प्रोविंशियल एम्प्लॉयज़ को उन्होंने सैलरीज को 35% बढ़ा दी। तो अब यू हैव टू सी के आप यू कैन अफोर्ड और नॉट, आपको इकोनॉमिक एड्रेसल करना होगा, फिर इस किस्म के एडवेंचर कर सकते हैं। सर मजीद हम बात करेंगे, यहाँ पे ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद कि इन्होंने किसान कार्ड का भी अजरा किया, सेहत कार्ड का भी अजरा किया है, और मजीद कि ये कितना डिपेंडेंट है वफाक पर ये बजट, इस पर गुफ्तगू करेंगे। इधर जरूरी वन डे ब्रेक की ब्रेक के टाइम होता है, ब्रेक का पतकाएँ और वती जैसे क्वेश्चन यानी जैसे देमायर कनान करें और पोपल सावर जी आइए आंसर्स और इन्हें महारत जो ये ऐसे एक बजट रीडिंग है, आइए सर अभी हम जरूरी इधर जरूरी वन डे ब्रेक के। वशत कना गुलीराज एक रंदी पदा में प्रोग्राम स्टोरी लाइन 360 या 49 अरब रुपये जो खसारे आयतबाज मजनी क्वेश्चन मार्क या मई सरबाज फ़खरी अंदाज़ा चकजई साबा जैसे गुश्ता के ये साल दुरुस्तन कम खसारा है जो ऐसी बजट ही, लेकिन मैं गिंदी के वफाकवती पूरे जो ऐसी बजट बनाई था IMF आसरिया और सूबे दरोवती बजट जो ऐसी बनाई था वफाक आसरिया। ये बजट अगर IMF कॉलबंद नबी गोड़ा कुजा स्टैंड करते सरदार साहब बजट करें। जी सरदार साहब, ये बजट कहाँ स्टैंड करता है कि अगर IMF ने वफाक को पैसे नहीं दिए और वफाक ने NFC की मद में और दीगर जो है वाजबात की मद में सूबे को नहीं दिए? तो बिल्कुल ऐसा ही है। देखें सूबा इकोनॉमिकली अपने आप को इंडिपेंडेंट नहीं कर सका। आज देखें PPL ने बड़ी सब्सटेंशियल अमाउंट प्रोविंशियल गवर्नमेंट को देनी है, लेकिन प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो है खुद इख्तियार नहीं रखती कि वो PPL को प्रेशर करे कि पैसे लें, वो उसको फेडरल गवर्नमेंट को बोलना पड़ता है। इस तरह OGDC है, जिस तरह बहुत से इदारे हैं जिन्होंने अंडर सर्कुलर इकोनॉमी उनको देने हैं। तो इस वक्त प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो है 75% अपने फाइनेंशियल सिस्टम जो है फेडरल गवर्नमेंट पे डिपेंडेंट है, यानी हैंडीकैप्ड है, डिपेंडेंट है। प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने कभी सोच नहीं लगाई। मैंने पहले आपसे अर्ज किया कि हमारे 65 MPs हैं, उन्होंने अपने कभी दिमाग का यूज़ नहीं किया कि सूबे के इंटरेस्ट में हम क्या चीज़ करें कि हमारा सूबा जो है इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट हो सके। तो सर चांसेस हैं कि ये बजट लैप्स होगा, लेकिन हम देखते हैं कि CNW और PND के जो स्कीम है, जो प्रोजेक्ट्स हैं, वो कभी लैप्स नहीं होते, उसकी क्या वजूहत है? देखिए सफा गोई से मैं अर्ज करूंगा, मैं डरूंगा नहीं कि उसमें लिक्विडेटिव है। लिक्विडेटिव मीन के उसमें फ़ायदा नज़र आता है, कैश फ्लो, बड़े प्रोजेक्ट्स हैं और वो अगर आप पैसे लेंगे तो चाहे थोड़ा काम करें नज़र आएगा, इसलिए उन प्रोजेक्ट्स को वो ज़्यादा करते हैं।
पीएनडी में सारी स्कीम्स बनती हैं, पीएनडी के अप्रूवल के बगैर आप क्या काम कर सकते हैं? तो इसीलिए हमारा जो भी एमपी है उसकी टॉप प्रायोरिटी होती है कि मुझे ये मिनिस्ट्री मिले ताकि मैं वो आगे चल सकूं। इस चीज़ को अब ख़त्म होना चाहिए। ठीक। तो सर ये ग्वादर को जो है फ्री जोन, टैक्स फ्री जोन करार दे दिया गया है सूबे की जानिब से। सूबे के कितने इख्तियारात हैं कि उसको फ्री जोन किया जाए, और फिर भी वफाक पे डिपेंडेंट है कि जो एहसन इकबाल साहब ने भी कहा था कि मैं ये जो है आप लोग की सिफारिश ले जाऊंगा वज़ीर आज़म की तरफ, अगर वहाँ से भी फ्री जोन हो जाता है तो ग्वादर को कितना फ़ायदा होगा और ग्वादर कहाँ पहुँचेगा? देखिए, ग्वादर को जहाँ टैक्स फ्री है, मैं समझता हूँ कि उसको आउट ऑफ प्रोपोर्शन एक्सपोजर मिला है। तो सूबाई हुकूमत के पास एक्साइज ड्यूटी है, पार्टली सेल्स टैक्स है, इसके अलावा तो कोई बड़ा टैक्स नहीं है। बाकी फेडरल गवर्नमेंट के पास है, वो उन्होंने जो चाइना को 2200 एकड़ जो दिए हैं वो टैक्स फ्री है। ठीक। उसमें तमाम किस्म के टैक्स पोर्ट को बाशमूलियत है, लेकिन जो पूरा ग्वादर है वो अभी टैक्स फ्री नहीं है। लेकिन अभी इस बजट में कहा गया है ना कि अमल कलमती साहब ने भी ये नहीं, देखिए, टैक्स फ्री उस वक्त होगा जब आप कंप्लीट टैक्स फ्री होंगे। अब गवर्नमेंट ने होटल्स के ऊपर 15% से 4% उन्होंने टैक्स कर दिया। चलें, ग्वादर में गिने चुने एक 5 स्टार होटल है, बाकी छोटे होटल हैं, शायद उनको फ़ायदा हो, क्वेटा में हैं उनको फ़ायदा हो। बेसिकली टैक्स फ्री तब इंसान समझेगा कि बड़ी मैक्रो इंडस्ट्री जब लगेगी तो उसकी इंपोर्ट ऑफ मशीनरी टैक्स फ्री हो, वो तो सूबाई के इख्तियार में नहीं है। इनकम टैक्स है, वो तो सूबाई गवर्नमेंट के इख्तियार में नहीं है। या सब्सिडी अगर मिलनी है बिजली की, वो गवर्नमेंट ने अनाउंस नहीं की, तो आप टैक्स फ्री नहीं कह सकते जिस तरह टैक्स फ्री होना चाहिए। अगर वो कहते हैं कि टैक्स फ्री कर दिया कि जो होटल टैक्सेस 15% से 4%, डेवलपमेंट टैक्स 6% से कम करके 4, और सेहत के शोबों पर 15 से कम करके 2 की तजवीज़ शामिल है। देखिए, ये वो एरियाज हैं जो इकोनॉमिकली इन सेक्टर्स की इतनी इनपुट नहीं है, इतनी इनपुट नहीं है। आप इंडस्ट्री में मिसाल देता हूँ कि जब हब इंडस्ट्रियल स्टेट या उसके साथ अलाइड विंडर है, गडानी है, जब ये स्टेट बने तो इनको हर किस्म की गैस सब्सिडी, इलेक्ट्रिसिटी सब्सिडी और जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट जितने टैक्सेस थे उन पर रिलीफ दिया गया था। इसलिए वहाँ बेतहाशा इंडस्ट्री लगी एक पर्टिकुलर टाइम के लिए। जब वो ख़त्म हो गया फिर इंडस्ट्रीज ने वहाँ से मूव होना शुरू कर दिया। तो इस तरह आपको फेडरल गवर्नमेंट के साथ अलाइन करके आपको टैक्सेशन पॉलिसी देनी होगी ताकि लैप्स ना हो और समझ में आए। जो फॉरेन इन्वेस्टर या लोकल इन्वेस्टर है उसको समझ में आना चाहिए, वो आपके 2-3% ये एक्साइज पे या उस पे नहीं आएगा। तो ये ग्वादर पे लागू होगा ये टैक्स भी जो ये बताया गया है डिटेल में? ये बिल्कुल है ना। आप देखें, होटल में आपने 15% से 4% कर दिया, ठीक है। तो होटल की इस वक्त टूरिज्म के अंदर बलूचिस्तान में टूरिज्म कितना है, और अगर है तो होटल इंडस्ट्री की कितनी कंट्रीब्यूशन है बलूचिस्तान की इकोनॉमिक्स के अंदर। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड, आपको बलूचिस्तान के मिनरल सेक्टर को इंसेंटिव देने होंगे, आपको एग्रीकल्चर को देने होंगे, आपको फिशरीज को देने होंगे। पूरे बजट में उसका जिक्र नहीं है। अगर इसको करते हैं तो इसका नुकसान सूबे को नहीं होगा, और ज़्यादा जो थोड़ा बहुत टैक्स जनरेट होता है वो भी कम हो जाएगा? सूबा ऑल्टरनेट ढूंढे, देयर आर मेनी ऑप्शंस, देयर आर मेनी ऑल्टरनेट्स। आप उसको ऑप्शंस करें। जो दुनिया में मुल्क या शहर अपने आप को टैक्स फ्री करते हैं तो वो ऑप्शंस यूज़ करते हैं, वो इन्वेस्टर पे प्रेशर नहीं करते, वो ऑप्शन यूज़ करके अपना फंड रेजिंग करते हैं। जी सर, हर बजट में हम देखते हैं कि जो ऑन गोइंग मंसूबे हैं वो 10-10 साल दोबारा से नए बजट पे आके लगते हैं। ये कितना बड़ा बोझ है, और एक अकाउंट्स के जो है एक ऐसा मैकेनिज़्म नहीं होना चाहिए जो इनको जो है मॉनिटर करे और देखे कि इन पे कितना काम हुआ है और कितना काम नहीं हुआ है। क्योंकि जो ठेका सिस्टम हम देखते हैं बलूचिस्तान में, उसकी वजह करप्शन भी जो है का बाज़ार गर्म रहता है। ये ऑन गोइंग प्रोजेक्ट सबसे बड़ा बोझ नहीं? क्योंकि अगर हम देखें ऑन गोइंग प्रोजेक्ट्स में इस वक्त सबसे ज़्यादा पैसे जो है वो रखे गए हैं। कोई शक नहीं, मैं बिल्कुल आपसे एग्री करता हूँ
मैं समझता हूँ कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट को एक मैकेनिज़्म बनाना होगा कि जो स्कीम आपने आज अनाउंस की, पीएनडी ने क्लियर की और उसका PC1 बन गया या जो भी डॉक्यूमेंटेशन होती है, उसके बाद जो स्पेसिफिक टाइम दिया हुआ है, जब तक वो कंप्लीट नहीं होता और ऑफिशियल जिसने अप्रूव किया है, जिसने इम्प्लीमेंट करना है, चाहे वो रिटायर हो जाए, वो अकाउंटेबल रहे जब तक वो प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं होता, ताकि करप्शन का एलिमेंट खत्म हो जाए। आप अप्रूव करते हैं, आप फाइनेंस फंड रिलीज करते हैं, रिटायर हो जाते हैं, बर्रा हो जाते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसीलिए हमारे यहाँ लैब्स होते हैं, इसीलिए हमारे यहाँ करप्शन होती है। सरदार साहब, अगर हम टोटल लगाएं तो लगभग 10,000 स्कीमें, ये नई स्कीमात को मिला के, अब क्योंकि जो नई स्कीमात की तादाद है वो भी 5,068 है और पिछले के साथ मिला के तो वो लगभग 10,000 स्कीम हो जाते हैं। जिस सूबे में अगर 10,000 स्कीम हो वो तो पेरिस बन जाना चाहिए था। पेरिस क्या, मैं कह रहा हूँ पेरिस, स्विट्जरलैंड सब मिला के वो बन जाएगा। लेकिन ये अफसोस कुन बात है, और मैं बहैसियत लोकल, मैं खुद एज ए सिटीजन शर्मिंदा होऊंगा। अल्लाह करे कि सियासतदानों को भी शर्मिंदगी हो इस बात पे कि इतने प्रोजेक्ट्स जो हैं वो लैप्स कर जाएं, और उनसे पूछें कि जहां हमें स्पेस एज में चले जाएं हम, अगर ये प्रोजेक्ट पूरे बन जाएं। सर, एक तो अकाउंटेबिलिटी नहीं है ना सूबे में, इसलिए क्योंकि मैं इसीलिए कह रहा हूं कि जब प्रोजेक्ट बने, वो चाहे सियासतदान अपनी सियासत छोड़ दें, गवर्नमेंट ब्यूरोक्रेट अपनी रिटायरमेंट हो जाए, ही इज अकाउंटेबल टिल दैट प्रोजेक्ट इज अलाइव। वो ही शुड बी हेल्ड अकाउंटेबल कि भाई आपने ये प्रोजेक्ट कंसीव किया था, आपने प्रोजेक्ट बनाया, इस प्रोजेक्ट में खराबी थी, ये प्रोजेक्ट नहीं हुआ, दे शुड बी हेल्ड अकाउंटेबल। उसमें करप्शन का एलिमेंट खत्म हो जाएगा। सर, ये पूरा 750 अरब का जो है तखमीना टोटल बजट है, उस पे जो है अब ये कह रहे हैं 1100 अरब जो है इजाफा इस साल का हुआ है NFC के अवार्ड में, जो पिछले मौसूलात नहीं मिले, और अब ये मजीद एडिशन 550 से समथिंग लाइक दैट NFC अवार्ड है। तो ये तो बहुत बड़ा डिफरेंस है कि अगर ये नहीं मिलते NFC अवार्ड के मतलब। आप कुछ भी करते रहें, लेकिन जब NFC अवार्ड की मीटिंग ही नहीं हुई अभी तक, NFC अवार्ड हुआ ही नहीं जो फ्रेश होना है, तो आप उसको किस गिनती में लाएंगे इसको? जी, ये तो अपनी तरफ से assumptions आप कर रहे हैं ना कि इतना एडिशन हो गया। जी। आप जो दूसरी रॉयल्टीज हैं, जो मैंने PPL का जिक्र किया, वो ही आप नहीं ले सके फेडरल गवर्नमेंट से, कम से कम। तो जब नहीं ले सके तो मजीद क्या लेंगे आप? तो सर, ये बजट तो हम कहें कि एक ख्याली बजट है, ये कहना भी गलत नहीं होगा। मैं समझता हूँ प्रोविंशियल गवर्नमेंट, जिस किस्म के हमारे दोस्त भी हैं, मिनिस्टर कई भाई भी हैं, कि वो दे वांट अस टू लिव इन फूड्स पैराडाइज, कि हम वो ख्वाबी दुनिया के अंदर रहें। आवाम तो ऐसे नहीं सोचता जैसे आप सोचते हैं ना, वो इनकी बातों पे यकीन कर लेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सरदार साहब। सरदार साहब बहुत ही कीमती वक्त कश्ता और महगुमा डिस्कशन को था। बजट है पूरे वीक जैसे मैं बजट सारे डिस्कशन भी डिफरेंट जैसे शोबयानी हेल्थ भी जैसे एजुकेशन भी लाइफ स्टॉक भी एग्रीकल्चर भी ये दुरुस्ताने में पूरे वीक स्टोरी लाइन 360 डिस्कस करने और अमा शोबे ताल्लुकदारों की मर्दमानी और एक्सपर्टीज़ा ने जैसे राय अजूरी के अमा बजट मुख्तस कनक बता। अब बजट चिच्चो एलोकेट भी चिच्चो लैब्स भी थी और लैब से मद्दा जर को जा रवंती ए दुरुस्त चीज़ा ने जैसे मैं डिस्कस करनी नुमानवती होस्ट मुमल ज़ैनब इजाज़त भी थी। मैं वाहद बुताहाला सल्लह में आ रही।